हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं एंजियोस्पर्म समूह के पादपों के बारे में। जो एंजियोस्पर्म समूह के पादप अर्थात आवर्तबीजी जो पादप होते हैं, उन पादपों के अंतर्गत कैसी उनकी जड़ें होती हैं, तना कैसा होता है, पत्तियां कैसी होती हैं, फल, फूल, बीज होते हैं, वो कैसी संरचनाएं होती हैं, ये सब कुछ पाई जाती हैं। इन सब के बारे में आज हम यहां पर बात करने वाले हैं। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ साथ में यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी लोगों तक ऐसे वीडियो हैं ये लगातार पहुंचते रहे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस MCQ सेशन के बारे में। ये जो एंजियोस्पर्म समूह है या आवर्तबीजी पादपों का समूह है, इसके MCQ आज हम देखने वाले हैं। और ये MCQ हैं, ये सभी कंपटीशन एग्जामों के लिए, विशेष तौर से लैब असिस्टेंट की एग्जाम के लिए तैयार किए गए हैं। इस कारण ध्यान से देखें। जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं उस प्रश्न को देखते ही आपके दिमाग में क्या आंसर आ रहा है उसको पेपर शीट पर लिखें, और जब पूरे प्रश्न हो जाएं तो मिलान जरूर करें। कौन से प्रश्न में आपको समस्या आ रही है कमेंट करें, और उसके साथ साथ में उस टॉपिक को दोबारा से एक बार रिवीजन करने की कोशिश करें, क्योंकि जितने ज्यादा MCQ आप सोल्व करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहने वाला। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और आज का जो हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है वो देखो भाई, निम्न में से कौन सा जड़ का भंडारण रूपांतरण नहीं है? देखो, जो जड़ होती है जो भूमि के नीचे होती है, पहली बात। दूसरा, उसका मूल कार्य होता है, मुख्य कार्य जो होता है वो भूमि में से, मृदा में से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना होता है, और उसके साथ साथ में पादप को मजबूती प्रदान करनी होती है, उसको स्थिरता प्रदान करनी होती है। यह जड़ का मुख्य कार्य होता है। देखो भाई, क्या बात कर रहे हैं कि हम बात करते हैं जड़ के बारे में, अर्थात रूट। जड़ होती हैं सामान्य तौर पर भूमि से क्या होती हैं, भूमि या मृदा में पाई जाती हैं, यह तो सबको पता है। दूसरी बात, ये पादप को स्थिर रखती हैं, वह मजबूती प्रदान करती हैं। यह इनका कैसा कार्य है? प्राथमिक कार्य, मतलब मुख्य कार्य यही है। जड़ का मुख्य कार्य यही है। लेकिन कुछ पादपों में इनका हो जाता है रूपांतरण। कुछ पादपों में इनका क्या हो जाता है? रूपांतरण हो जाता है। मतलब अपने मुख्य कार्य के अलावा कुछ अन्य कार्य करने के लिए जड़ें अपने आप को क्या कर लेती हैं? रूपांतरित कर लेती हैं। तो ये रूपांतरण होता है, यह हो सकता है भोजन संग्रह के लिए हो जाए। किसके लिए हो? भोजन संग्रह के लिए हो। या हो सकता है यह रूपांतरण ऑक्सीजन के लिए हो, ऑक्सीजन या श्वसन के लिए हो जाए। तो ऐसे जड़ों का क्या हो जाता है? रूपांतरण हो जाता है। ये अपने मूल कार्य से अलग कार्य करने लग जाती। तो यहां पर यह बोल रहा है कि जड़ का भंडारण के लिए रूपांतरण। किसके लिए रूपांतरण पूछ रहा है? भंडारण के लिए, अर्थात भोजन के संग्रह के लिए रूपांतरण हो गया है जड़ का। वो नहीं है, अर्थात ऐसा रूपांतरण नहीं होना चाहिए जो भोजन के भंडारण के लिए हो, या फिर वो जड़ का रूपांतरण नहीं है। तो यहां पर जो ऑप्शन है, देखो, सबसे पहले हम गाजर के बारे में बात करते हैं। गाजर होता है, गाजर जड़ होती है,
गाजर होती है वो जड़ से ही बनती, और गाजर होती है उसमें जड़ होती है, फूल जाती है एक तरीके से, और क्योंकि ये जड़ फूल गई है तो ये किसके लिए रूपांतरण है? भोजन संग्रह के लिए। ये भोजन संग्रह के लिए जड़ फूल जाती है और इसे हम गाजर कहते हैं। मूली भी जस्ट ऐसा ही रूपांतरण होती है, ये भी भोजन संग्रह के लिए फूलती है। शकरकंद में भी जड़ होती है, वो किसके लिए फूलती है? भोजन संग्रह के लिए फूलती है। अब बात आ जाती है किसकी? आलू की। बात किसकी आ जाती है? आलू की आ जाती है। आलू होता है भूमि के नीचे ही होता है, अर्थात भूमिगत होता है। लेकिन ध्यान से सुनने की बात यह है कि जो आलू होता है यह जड़ होता ही नहीं है, यह जड़ नहीं होता है, बल्कि आलू है यह तना है। अब आप बोलोगे कि आलू तो भूमि के नीचे होता है और भूमि के नीचे तो जड़ें ही होती हैं। ध्यान से सुनने की बात यह है कि यह भूमिगत तना है। कैसा तना है? भूमिगत तना। जैसे जड़ें अपने आप में रूपांतरण करती हैं, वैसे ही कई बार तना भी होता है, वो अन्य कार्य के लिए अपने आप को रूपांतरित करे लेता है। वैसे ही आलू है वो क्या है? तना। तो ये तो पूछ रहा है जड़ का रूपांतरण, ये आलू आ गया किसका? तने का रूपांतरण। इसका मतलब कौन सा नहीं है? ये आलू नहीं है, बाकी ये तीन है, ये जड़ के ही रूपांतरण है और किसके लिए हैं? भोजन संग्रह के लिए है। तो पहला प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये क्या बोल रहा था और कैसे इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे। प्रश्न को हमें ध्यान से देखने की जरूरत पड़ती है, उसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद में हमें ऑप्शन के आधार पर उस प्रश्न का आंसर देना पड़ता है। अब देखो आज का हमारा दूसरा प्रश्न, आज हम हमारा दूसरा प्रश्न देख रहे हैं, और जो ये दूसरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये देखो सहायक जड़ें अर्थात मूल जड़ के अलावा जो जड़ निकलती हैं, जैसे कोई भी पादप होता है, ये इसका तना मान लो, तना है, तने से एक तो ऐसी जड़ निकलती हैं, प्राथमिक जड़ बोलते हैं मूल जड़, उससे कुछ ऐसी सहायक जड़ें निकलती हैं, द्वितीयक जड़ें। तो ये बोल रहा है कि सहायक जड़ों के निर्माण में मुख्यतः कौन सा पादप हार्मोन, कौन सा पादप हार्मोन सहायक होता है। तो देखो जैसे मनुष्य के अंदर, जैसे जंतुओं के अंदर हार्मोन पाए जाते हैं, वैसे ही पादपों में भी उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए उनमें भी क्या पाए जाते हैं? हार्मोन पाए जाते हैं। ये हार्मोन होते हैं जैसे ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, आपके इथिलीन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं? मुख्य रूप से 5 कैटेगरी के हार्मोन पादपों में पाए जाते हैं। जैसे पादपों में साइटोकाइनिन नाम का भी हार्मोन होता है, जिब्रेलिन होता है, ऑक्सिन होता है, एब्सिसिक अम्ल होता है, और एक होता है आपका इथाइलिन या जिसे बोलते हैं एथिलीन। अब ये जड़ों के लिए पूछ रहा है कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो ध्यान से सुनने की बात यह है कि जड़ों के लिए या सहायक जड़ों के निर्माण के लिए ऑक्सिन नाम का जो हार्मोन होता है, ऑक्सिन या ऑक्सिन जिसे कहते हैं, वो हार्मोन उत्तरदायी होता है। इसका जो रासायनिक रूप होता है इसे IAAB कहते हैं। ऑक्सिन का जो रासायनिक रूप होता है उसे IAA कहते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड। क्या कहा जाता है? इंडोल एसिटिक एसिड कहा जाता है। तो सहायक जड़ों के निर्माण के लिए हो गया ऑप्शन सी ऑक्सिन, या जिसे IAAB कहा जाता है। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 3, और ये जो प्रश्न संख्या 3 है इसमें देखो निम्न में से असत्य फल कौन सा है? निम्न में से असत्य फल, सबसे पहले हमें फल के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। आप बोलोगे कि फल तो हम जानते हैं, फल तो हम रोज ही खाते हैं, सेब भी एक फल है, आम भी एक फल है, लेकिन हमें फल के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा बायोलॉजी के हिसाब से। देखो भाई, जो आवर्त बीजी पादप होते हैं, कौन से पादप है?
आवर्त बीजी पादप। इनमें फल भी बनते हैं और फल के अंदर क्या पाए जाते हैं, बीज पाए जाते, तभी तो इन्हें आवर्त बीजी पादप हमें कहते हैं। आवर्त बीजी पादपों के अंदर एक तो होता है अंडाशय, और अंडाशय के अंदर ही एक संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं बीजांड। अंडाशय के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। जब निषेचन हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, निषेचन। जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन के बाद क्या होता है कि जो अंडाशय है, इस अंडाशय तो परिपक्व होकर आपके किसका निर्माण कर लेता है, ये तो निर्माण करता है फल का। किसका निर्माण करता है, फल का। और बीजांड विकसित होकर किसका निर्माण करता है, बीज का निर्माण करता है। अर्थात क्योंकि बीजांड था वो अंडाशय के अंदर था, इस कारण बीज होंगे वो फल के अंदर होंगे, बीज होंगे वो फल के अंदर। इसका मतलब है अगर हम बायोलॉजी की दृष्टि से, साइंस की दृष्टि से देखें तो फल का निर्माण कौन सी संरचना से होता है, अंडाशय से होता है। और ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है उन्हें सत्य फल कहा जाता है, वास्तविक फल कहा जाता है। बायोलॉजी की दृष्टि से ऐसे फल होते हैं वो वास्तविक फल कहलाते, जिनका निर्माण सीधा किससे होता है, अंडाशय से होता है। अब देखो ये बोल रहा है असत्य फल। कौन सा फल बोल रहा है, असत्य। असत्य फल का मतलब हो गया है ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से ना होकर, अंडाशय से ना होकर अंडाशय के किसी अन्य भाग, फूल के किसी अन्य भाग से होता है, पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, तो ऐसे फलों को हम असत्य फल कहते हैं, फॉल्स फ्रूट उन्हें कहा जाता है। तो ध्यान से समझने की बात यह है कि असत्य फल होते हैं, इनका निर्माण होता है पुष्प के अंडाशय से ना होकर अन्य संरचना से होता है, अन्य संरचना से होता है। तो ऐसे फलों को हम कहते हैं असत्य फल, फॉल्स फ्रूट उन्हें कहा जाता है। अब देखो, आम होता है यह भी सत्य फल है, नारियल होता है यह भी सत्य फल है, टमाटर होता है यह भी सत्य फल है। ये तीन तो सही हैं, अर्थात ये वास्तविक फल होते हैं। लेकिन यदि हम बात करें सेब की, तो ये जो सेब होता है ये असत्य फल होता है, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है वो आपका पुष्पासन से होता है। पुष्पासन, या जिसे हम थैलेमस कहते हैं, पुष्प का क्या कहा जाता है, थैलेमस कहा जाता है, उससे इसका निर्माण होता है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि इसमें से असत्य फल कौन सा होता है। नेक्स्ट देखो भाई, प्रश्न संख्या 4। नेक्स्ट 4 नंबर का जो प्रश्न है उसमें यदि हम देखेंगे तो क्या कि श्वसन जड़ें कहां पाई जाती हैं, श्वसन जड़ें कौन से पादपों के अंतर्गत, कौन से क्षेत्र के अंतर्गत विशेष रूप से पाई जाती हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको पहले प्रश्न में बताया था, पहले ही क्वेश्चन में, कि जड़ें होती हैं ये सामान्य तौर पर पादप को मजबूती प्रदान करती हैं, उसको स्थिरता प्रदान करती हैं, भूमि के अंदर से जल का अवशोषण करती हैं, खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। लेकिन कई बार
जो जड़ें होती हैं वो अन्य किसी कार्य के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं। जैसे कि कई बार भोजन संग्रह के लिए अर्थात भंडारण के लिए हो जाता है, और मैंने अभी आपको बताया था कई बार जड़ें होती हैं ये श्वसन के लिए अपने आप को रूपांतरित करती हैं और भूमि से निकलकर ऊपर आ जाती हैं। देखो क्या होता है, मान लो ये भूमि की सतह है, ये कोई पादप है, ये ऐसे जड़ें होती हैं, पादप की क्या होती हैं, जड़ें। कई बार ये जड़ें होती हैं ऐसे, जड़ें सामान्य तौर पर नीचे जाती हैं भूमि में, ये जड़ें होती हैं ऐसे निकलकर ऊपर की ओर निकल जाती हैं। ऐसे जड़ें हैं ये भूमि से क्या निकल जाती हैं, ऊपर निकल जाती हैं कुछ जड़ें। अब ये है तो जड़, लेकिन ये किसके लिए, श्वसन के लिए, श्वसन के लिए भूमि से ऊपर निकल गई। ऐसी जड़ों को हम क्या कहते हैं, ऐसी जड़ों को हम कहते हैं श्वसन जड़ें, या इन्हें कहा जाता है न्यूमेटोफोर। इन्हें क्या कहा जाता है, न्यूमेटोफोर कहा जाता है। ये विशेष रूप से जो दलदली क्षेत्र होते हैं, दलदली क्षेत्र, या ऐसे क्षेत्रों में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं मैंग्रोव। मैंग्रोव जो वनस्पति होती है, मैंग्रोव वन होते हैं, वहां पर ये विशेष रूप से पाए जाते हैं, क्योंकि भूमि में दलदली क्षेत्रों के अंतर्गत पानी होता है और पानी के कारण भूमि में ऑक्सीजन की हो जाती है कमी, तो ये जड़ें ऊपर निकले जाती हैं। ऐसी जड़ों को हम श्वसन जड़ें या फिर हम न्यूमेटोफोर कहते हैं। ये दलदली क्षेत्र विशेष रूप से जब नदी होती है, किसी समुद्र में मिलती है, उस स्थान पर विशेष तौर पर पाए जाते हैं। तो ये रेगिस्तान वाले पादपों में तो बिल्कुल नहीं होती हैं, पर्वतीय पादपों में भी नहीं होती हैं, मैदानी पादपों में भी नहीं होती हैं। जो दलदल क्षेत्र होता है, जो मैंग्रोव वनस्पति होती है, कौन सी वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति या मैंग्रोव वन होते हैं, वहां पर ये पाए जाती हैं। कौन सी जड़ें, श्वसन जड़ें अर्थात न्यूमेटोफोर। तो ये प्रश्न भी आपके आसानी से समझ में आ गया होगा, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट जरूर करें, और बाकी यदि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही तरीके से आपको बताई जा रही हैं, तो आप जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलो अब बात करते हैं आज के प्रश्न संख्या 5 के बारे में। 5वें नंबर का जो प्रश्न है हमारा वो क्या है, ये बोल रहा है स्केटुलम क्या है, स्केटुलम क्या है। देखो, इसके लिए आपको बीज के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा, बीज। बीज तो आप जानते हैं किसी भी पादप का बीज होते हैं, वो सामान्य तौर पर एक बीजपत्री या फिर होते हैं द्विबीजपत्री। कैसे होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं। इनमें केवल एक बीजपत्र पाया जाता है, और इनमें कैसे होते हैं, दो बीजपत्र। एक बीजपत्री के उदाहरण हैं जैसे कि गेहूं, बाजरा, जौ, ज्वार। कहने का मतलब ज्यादातर जो अनाज हैं वो आपके एक बीजपत्री होते हैं। इधर यदि हम देखें, इसमें आ जाएंगे चना, मटर, सरसों, आम, जीरा, ऐसे बहुत सारे पादप हैं वो द्विबीजपत्री होते हैं। अब क्योंकि इसके अंतर्गत एक ही बीजपत्र होता है, तो एक बीजपत्री पादपों का जो बीजपत्र होता है, जो केवल एक होता है, उसी को क्या कहा जाता है, स्क्यूटेलम कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, स्क्यूटेलम कहा
जाता है। एक बीजपत्री पादपों में जो सिंगल केवल एक बीजपत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? स्क्यूटेलम कहा जाता है। तो जड़ से इसका कोई लेना देना नहीं है, तने से कोई लेना देना नहीं है, फल से कोई लेना देना नहीं है। एक बीजपत्री का जो बीजपत्र होता है उसी को हम क्या कहते हैं? स्क्यूटेलम कहते। तो ये 5वें नंबर का प्रश्न हमारा सोल्व हो गया है। नेक्स्ट देखो भाई, प्रश्न संख्या 6। और प्रश्न संख्या 6 है वो, यदि हम देखें समांतर सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास किसमें पाया जाता है? कौन से पौधों में विशेष रूप से हमें देखने को मिलता है? आप समझ रहे होंगे सिरा विन्यास क्या है? सिरा विन्यास क्या है? देखो, सिरा विन्यास विशेष रूप से पाया जाता है हमारी पत्तियों में। किसमें देखने को मिलता है? पत्तियों में। अब देखो, जो पत्तियां होती हैं, एक तो आप सपोज करो ये पत्ती है और एक गेहूं की या बाजरे की पत्ती है। ये जो पत्ती है इसके अंतर्गत एक मुख्य सिरा होती है, मुख्य एक डंडी सीक होती है। आपने देखा होगा पत्तियों के अंतर्गत पतली पतली नलिकाएं सी होती हैं, तो बीच में एक मोटी सी एक नलिका होती है। इसे हम बोलते हैं प्राथमिक सिरा। क्या कहते हैं? प्राथमिक सिरा। फिर इससे ऐसे द्वितीयक सिराएं निकली होती हैं जो इससे थोड़ी पतली होती हैं, बीच वाली से थोड़ी पतली होती है। फिर इनसे भी ऐसे छोटी छोटी सिराएं निकली होती हैं, ऐसी छोटी छोटी सिराएं इनसे भी निकली होती। ऐसी छोटी छोटी सिराएं होती हैं, ये पत्तियों के अंतर्गत पाई जाती हैं और ऐसा हमने देखा है, ऐसा आपने सभी ने देखा होगा। तो ऐसा जो एक सिरा विन्यास बन गया पत्ती के अंतर्गत, विन्यास का मतलब होता है व्यवस्थित होना, इन सिराओं का व्यवस्थित होना किसके अंतर्गत है? पत्ती के अंतर्गत। तो ऐसा जो विन्यास होता है इसे हम बोलते हैं जालिकावत, जालिकावत सिरा विन्यास। इसे हम कहते हैं जालिकावत सिरा विन्यास। और जो कुछ पादप होते हैं जिनकी पत्तियां विशेष तौर से लंबी होती है, जैसे गेहूं की देखी होंगी, बाजरे की आपने देखी होंगी, उनके पत्ती के बीच में ऐसे एक मोटी सिरा पाई जाती है। उसके अलावा इसके समांतर होती हैं ऐसी पतली पतली सिराएं होती हैं, ये भी पाई जाती। ऐसी और सिराएं होती हैं, ये भी इस प्राथमिक सिरा के ऐसे समांतर ही पाई जाती। इस प्रकार के सिरा विन्यास को हम कहते हैं समांतर सिरा विन्यास। इससे क्या कहा जाता है? समांतर सिरा विन्यास। तो इस प्रकार से पत्तियों के अंतर्गत जो उनकी सिराएं होती हैं उनके व्यवस्थित होने की जो एक क्रम होता है, एक विन्यास होता है, उसके आधार पर सिरा विन्यास दो प्रकार के होते, जालिकावत और समांतर सिरा विन्यास। ध्यान रखने की बात यह है कि विशेष रूप से द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं, कौन से पादप है? द्विबीजपत्री पादप, उनमें होता है जालिकावत सिरा विन्यास। और जो एक बीजपत्री पादप होते हैं, एक बीजपत्री पादप होते हैं, उनमें कैसा होता है? समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। तो यह बोल रहा है समांतर सिरा विन्यास किसमें होता है? द्विबीजपत्री में नहीं होता है, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है, ब्रायोफाइटा में नहीं होता है। कौन से समूह के पादप? एंजियोस्पर्म समूह के एक बीजपत्री पादपों में यह पाया जाता है। तो आपके आसानी से समझ में आ गया होगा कि क्या सिरा विन्यास है और कैसे यह पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आज का, और वो है प्रश्न संख्या 7।
प्रश्न संख्या 7 है कथन और कारण पर आधारित। कैसे प्रश्न है? कथन और कारण पर आधारित प्रश्न है। एक कथन दिया हुआ है, कहने का मतलब एक बात दी हुई है कि एक बीजपत्री पौधों में रेशेदार जड़ें होती हैं। ध्यान से समझने की बात यह है कि जो भी एक बीजपत्री पादप, जैसे अभी आपको बताया था गेहूं, जौ, बाजरा, इनमें पहले एक मोटी जड़ निकलती है नीचे। मोटी का मतलब एक ऐसे लंबी सी जड़ निकलती है शुरुआत में, फिर बाद में ये जड़ तो हो जाती है नष्ट, और यहां से ऐसी बहुत सारी जड़ें होती हैं, ये निकलती हैं इसी के आधार से, इस प्राथमिक जड़ से नहीं, यहां आधार से ऐसी जड़ें निकलती हैं। आपने गेहूं का पौधा उखाड़ा होगा तो वैसे आपकी जड़ें मिली होंगी, और ऐसी जड़ों के व्यवस्था होती है, उसे हम बोलते हैं रेशेदार जड़ें। ऐसी जड़ों को हम क्या बोलते हैं? रेशे। जैसे धागे होते हैं वैसी जड़ें दिख रही हैं, ऐसी जड़ों को हम बोलते हैं रेशेदार जड़ें। तो ये बोल रहा है कि एक बीजपत्री पौधों में रेशेदार जड़ें होती हैं। बिल्कुल सही बात है। गेहूं में ऐसी ही जड़ें होती हैं, जौ में ऐसी ही जड़ें होती हैं, नीचे से निकली, बहुत लंबी लंबी जड़ थोड़ी होती हैं, ऐसी पतली पतली जड़ें होती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। प्राथमिक जड़ शीघ्र नष्ट हो जाती है। देखो ये शुरुआत के अंतर्गत जो ये बनी थी ना प्राथमिक जड़, ये शुरू में बनती है और बाद में ये क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, और उसके स्थान पर ऐसी पतली पतली जड़ें होती हैं, ये बने जाती हैं। तो प्राथमिक जड़ शीघ्र नष्ट हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। यदि हम देखें तो ये जो कथन दे रखा है और जो ये कारण दे रखा है, प्राथमिक जड़ नष्ट होती है, इसी कारण से रेशेदार जड़ें विकसित होती या रेशेदार जड़ें बनती। इसका मतलब जो कथन दे रखा है उसका जो कारण दे रखा है वो इसके बात को सही सिद्ध कर रहा है, उसको बता रहा है कि पहले वाली बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब यह हुआ इन चारों ऑप्शन में से देखें तो देखो कथन और कारण दोनों सही हैं, कोई समस्या नहीं है। कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है, इसका मतलब यह बात बिल्कुल सही है। दोनों सही हैं, यह बात यहां तक ठीक है, लेकिन पर कारण सही व्याख्या नहीं करता। क्या यह सही व्याख्या नहीं कर रहा कि रेशेदार जड़ें क्यों होती हैं? यह तो व्याख्या कर रहा है, इसका मतलब यह गलत हो गया। कथन सही है, कारण गलत नहीं भाई, दोनों बात सही है। कथन गलत है, कारण सही, यह भी गलत है। इसका मतलब इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा ए। और कथन और कारण पर आधारित प्रश्न होते हैं, ये भी आजकल की जो परीक्षाएं हो रही हैं, जो अभी हाल ही में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भी जो परीक्षा हुई है उसके अंतर्गत भी ऐसे प्रश्न थे। तो ऐसे प्रश्नों की भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 8, और यह भी एक विशेष प्रकार का ही प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपने एग्जाम के पेपरों के अंतर्गत देखे होंगे। इसमें है मिलान कीजिए, अर्थात हमारे पास एक है कॉलम ए, एक है कॉलम बी या कॉलम फर्स्ट और सेकंड। कॉलम फर्स्ट के अंतर्गत कोई पौधे का नाम दे रखा है, कॉलम सेकंड के अंतर्गत कोई संरचना दे रखी है। इन पौधों के आधार पर इन संरचनाओं को मैच करना है, और मैच करने के बाद में जो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से चुनना है कि कौन से ऑप्शन है वो सही। देखो पहले बोल रहा है गाजर, यहां से यदि हम देखें तो ये सारे के सारे हैं, ये जड़ों के रूपांतरण हैं, प्रकार या ऐसे बोल दो रूपांतरण। जड़ होती है वो रूपांतरित हो जाती है इन रूपों में। तो देखो गाजर है, इसमें अभी हमने पढ़ा था कि गाजर होती है, उसकी जड़ होती हैं, भोजन संग्रह के लिए, भंडारण के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं और फूल जाती हैं। फूल कर एक ट्यूब नुमा संरचना बनती है, नलिका जैसी संरचना बने जाती है। देखा होगा गाजर को आपने। इसका मतलब गाजर है उसकी जड़ होती है, कैसी हो जाती है? नलिका जैसी। इस कारण इसको बोलते हैं नलिका जड़। अर्थात फर्स्ट एक के साथ कौन सा मिलेगा? 3 नंबर का। अदरक होती है, अदरक भी जड़ ही है, सॉरी अदरक है, उसके अंतर्गत क्या है कि इसके अंतर्गत कौन सी संरचना है आपकी? राइजोम। इसके अंतर्गत कौन सी संरचना? प्रकंद अर्थात राइजोम पाए जाते हैं। राइजोम का ये उदाहरण है।
आलू में देखें, सॉरी ये जड़ों के प्रकार, पूरे जड़ों के प्रकार नहीं है, इसमें तने के रूपांतरण भी आपको देखने को मिल रहे हैं। रूपांतरण है या तो जड़ के या तने के, तो ये अदरक वाला तने का था। आलू अभी हमने बताया था ये तने का रूपांतरण है। और तने में भी ये किस रूपांतरण है? तने में ये कंद के रूप में अर्थात ट्यूबर के रूप में पाया जाता है। तने के अंतर्गत कंद, प्रकंद ऐसे होते। तो अदरक में था प्रकंद और इसमें है ट्यूबर। और प्याज होता है, इसमें हमारा पाया जाता है बल्ब। इसमें क्या होता है? बल्ब पाया जाता है। अर्थात ये जो पौधे हैं इनकी ये संरचनाएं हैं और इनको मैच करना था। तो गाजर वाला मैच हो रहा है किसके साथ? 3 नंबर के साथ, मतलब एक के साथ 3 आना चाहिए। जो ऑप्शन 4 ऑप्शन है एक के साथ 3 नहीं है, वो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। इसमें एक के साथ 2 है तो ये गलत हो गया, इसमें एक के साथ 4 है ये गलत हो गया। अब अपने पास 2 ऑप्शन बच गए। बी के साथ देखो, बी वाला आ रहा था किसमें? राइजोम, बी के साथ सेकंड। ये देखो इसमें भी बी के साथ सेकंड है, इसमें भी बी के साथ सेकंड है। इसका सॉरी, इसमें बी के साथ फर्स्ट है, इसमें बी के साथ सेकंड। इसका मतलब फर्स्ट वाला तो नहीं आएगा, ये तो गलत हो गया, बच गया यही केवल ऑप्शन। एक के साथ 3, बी के साथ 2, सी के साथ देखो 1, ये 1 नंबर आ गया था, और डी के साथ आ गया है 4 नंबर। इसका मतलब सही ऑप्शन हो गया है ऑप्शन ए। तो ऐसे मिलान करने वाले प्रश्न हैं जिनमें हमें कॉलम ए और कॉलम बी है उनको आपस में मिलाना होता है, उसके अनुसार आपका ऑप्शन चुनना होता है। ऐसे प्रश्न हैं, ये भी एग्जामों के अंतर्गत पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए भी आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। और हर जो भी हम एमसीक्यू सेशन लेकर आते हैं उसमें कथन और कारण पर आधारित 2-3 प्रश्न लेकर आते हैं। आपके मिलान वाले प्रश्न भी हम ऐसे लेकर आते हैं जिससे कि आपकी इन क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस होती रहे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 9, और यह भी वही मिलान करने वाला प्रश्न है। इसमें भी कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दे रखा है। इस तरफ पत्ती का प्रकार दे रखा है और इस तरफ उसका उदाहरण दे रखा है। देखो पत्तियां अलग अलग प्रकार की होती। जब हम पत्तियों की संरचना को पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि कुछ पत्तियां होती हैं जिनका पत्रक होता है, मतलब जो फैला हुआ हिस्सा होता है वो एक ही जगह पर होता है। ऐसी पत्ती को हम कहते हैं साधारण पत्ती। कई बार क्या होता है, उनकी मेन शाखा के ऊपर जो एक डंठल होता है उसके ऊपर बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियां लगी होती हैं, उनको हम बोलते हैं संयुक्त पत्ती। तो ऐसी पत्ती के अलग अलग रूप होते हैं। यहां पर हमें पत्ती के आधार पर उनके उदाहरणों को मैच करना है। तो देखो साधारण पत्ती होती है, कौन से पादप में है इनमें? तो जो आम का पादप देखने को मिलता है उसके अंतर्गत हमारी साधारण पत्ती होती है। आम में कौन सी पत्ती होती है? साधारण, एक सिंगल पत्ती एक जगह पर। संयुक्त पत्ती, नीम में आपने देखा होगा ऐसी पत्तियां होती हैं, ऐसी निकली हुई छोटी सी पत्ती, फिर इसके ऊपर छोटी सी। ऐसी पत्तियां होती हैं नीम में। और आम की पत्ती होती है किसी शाखा के ऊपर ऐसी लगी होती, लंबी सी पत्ती। तो ये तो साधारण पत्ती हो गई, ये संयुक्त पत्ती, क्योंकि बहुत सारी पत्तियां एक जगह जुड़ी हुई हैं। तो संयुक्त पत्ती में कौन सा आ जाएगा? नीम का उदाहरण आ जाएगा। फाइलोइड, जो अकेशिया अर्थात आक होता है उसकी पत्ती होती है, वो कौन सी कैटेगरी की होती है? फाइलोइड। इसके अलावा कांटा होता है। देखो ये पत्ती का एक रूपांतरण है, कांटा। कैक्टस में जो कांटे होते हैं वो पत्ती का क्या है कि रूपांतरण। तो कांटा होता है वो किस में पाया जाता है? कैक्टस में, जो कि पत्ती का एक क्या है? रूपांतरण है। तो इस प्रकार से कॉलम फर्स्ट को सेकंड से मिलाएंगे तो ए के साथ आएगा ऑप्शन 3, ए के साथ ऑप्शन 3 है वो आएगा, बाकी वाले हट जाएंगे। बी के साथ आएगा आपका 2, तो यहां पर देखो बी के साथ 2 है और यहां पर बी के साथ 1 है, तो ये ऑप्शन भी हट जाएगा। सी के साथ आएगा 1 और डी के साथ आएगा 4। यही ऑप्शन इसके लिए क्या है? सही है, ऑप्शन ए। तो यह हमने देख लिया है प्रश्न संख्या 9। अब हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 10। और प्रश्न संख्या जो 10 है उसको यदि हम देखें
कि एंडोस्पर्म का कार्य क्या है। एंडोस्पर्म या जिसे हम भ्रूणपोष कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? भ्रूणपोष। इसका कार्य होता है भ्रूण को पोषण प्रदान करना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना। यह द्विनिषेचन त्रिसलियन से बनता है। अंड कोशिका के साथ निषेचन होता है, उससे तो बनता है भ्रूण, और जो हमारी केंद्रीय कोशिका होती है उसके साथ जब निषेचन होता है नरयुग्मक का, उससे त्रिगुणित भ्रूणपोष बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, और यह पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। पोषण कब प्रदान करेगा? जब इसके पास क्या होगा? भोजन संग्रह होगा। तो यह भोजन का संग्रह करता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वो है प्रश्न संख्या 11। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 11, और इसमें बोल रहा है कि अंकुरण में सबसे पहले क्या निकलता है? जब बीज का अंकुरण होता है तो सबसे पहले कौन सी संरचना विकसित होती? तो बीज के अंकुरण के समय देखो, ये मान लो ये कोई बीज है, तो बीज के अंकुरण के समय मूलांकुर होता है और एक प्रांकुर होता है। तो सबसे पहले विकसित कौन होगा? मूलांकुर, और जिससे क्या बनेगी? जड़ बनेगी। तो अंकुरण के समय सबसे पहले प्यूमिल अर्थात प्रांकुर विकसित नहीं होता है, बल्कि क्या विकसित होता है? मूलांकुर। फिर प्यूमिल के ऊपर पत्ती बनेगी, तना बनेगा, ये तो बाद की सब बातें हैं। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा हमारा? मूलांकुर विकसित होता है। नेक्स्ट देखो भाई प्रश्न संख्या 12, और क्वेश्चन संख्या जो 12 है इसमें पूछ रहा है कि रंध्र हैं वो अधिकतर कहां पाए जाते हैं? देखो रंध्र होते हैं ये तने पर भी होते हैं, और विशेष रूप से पत्ती में, इसमें तो बहुत कम होते हैं, पत्ती में पाए जाते हैं। अब पत्ती होती है, मान लो ये कोई पत्ती है, तो पत्ती की दो सतह हो गई, एक ऊपर वाली सतह हो गई, एक ये नीचे वाली। जैसे ये पत्ती है तो ये ऊपर वाली सतह, ये नीचे वाली सतह। इस ऊपर वाली सतह पर तो होते हैं कम रंध्र, और ये जो नीचे की तरफ की सतह है वहां पर होते हैं अधिक रंध्र। क्यों भाई? मान लो पत्ती है, इसके ऊपर की सतह है, इसके ऊपर ज्यादा रंध्र होंगे तो सूर्य का प्रकाश जब इसके ऊपर गिरेगा तो यहां से जल का वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, पादप के अंतर्गत पानी की कमी हो सकती है। लेकिन पत्ती के नीचे की तरफ रंध्र ज्यादा है। रंध्रों का मुख्य कार्य है गैसों का आदान प्रदान। मुख्य कार्य क्या है? गैसों का आदान प्रदान। गैस तो नीचे की तरफ भी है, ऊपर की तरफ भी है, लेकिन ऊपर की तरफ रंध्र होने से ज्यादा नुकसान है बजाय किसके? नीचे की ओर। क्यों? क्योंकि ऊपर की ओर से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है ऊपर की सतह पर, नीचे के ऊपर नहीं पड़ता है। इस कारण रंध्र होते हैं वो पत्ती की नीचे की तरफ की सतह पर ज्यादा पाए जाते हैं, जिससे कि पादप होता है वो अधिक वाष्पोत्सर्जन को क्या कर सके? रोक सके, जल की हानि को रोक सके, जल का संरक्षण कर सके। तो समझ गए होंगे कि रंध्र अधिक कहां पाए जाते हैं। ये पत्ती के लिए बोल रहा है भाई, तने और जड़ तो वैसे ही हट जाएंगे। पत्ती की ऊपरी सतह पर होते हैं कम और इस पे ऊपर होते हैं अधिक। तो अधिक कहां होंगे? पत्ती की निचली सतह पर पाए जाते हैं। तो कोई समस्या नहीं है ऐसे प्रश्न में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर का जो प्रश्न है, देखो भाई, बीज का आंतरिक आवरण क्या कहलाता है? देखो बीजावरण होता है, इसमें बाह्य आवरण होता है, इसे तो हम बोलते हैं टेस्टा,
और जो आंतरिक आवरण होता है उसे कहा जाता है टेगमेन। उसे क्या कहा जाता है? टेगमेन कहा जाता है। तो बीज के आंतरिक आवरण को क्या कहते हैं? टेगमेन कहते हैं। ये बाह्य आवरण पूछता तो टेस्टा हो जाता है। एंडोस्पर्म और भ्रूण बाकी की नेक्स्ट रचनाएं वो बीज के अंदर की तरफ पाई जाती हैं। ये आवरण के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14। और ये प्रश्न क्या है? जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जाइलम तो आप जानते होंगे कि तने में, पत्तियों में, जड़ों में, ये पादपों में क्या होता है? सहवन उत्तक होता है। सहवन उत्तक का मतलब क्या हो गया कि जो पादपों के अंतर्गत जल का, खनिज लवणों का, भोजन का, इनका आदान प्रदान करते हैं। जैसे मनुष्य के अंतर्गत नलियां होती हैं ना, वैसे ही पादपों में ये उत्तक पाए जाते हैं। और ये पदार्थों का, गैसों, आपकी गैस से तो नहीं लेकिन जल वगैरह का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, परिवहन करते हैं, सहवन करते हैं। इसमें विशेष रूप से एक तो होता है जाइलम, एक होता है फ्लोयम। देखो, जाइलम होता है ये जड़ों से नीचे की ओर से आपके पदार्थों को ऊपर ले जाता है। अब जड़ों में क्या है? जड़ों में है, देखो, जड़ों से पत्तियों की ओर जाता है। और यहां पर ये क्या करता है? जल व खनिज लवणों का परिवहन करता है। किस किस का? जल और खनिज लवणों का। भाई नीचे जड़ों से तो जल और खनिज लवण ये अवशोषित होते हैं। फ्लोयम है, ये उल्टा हो जाता है, पत्तियों से पादप के विभिन्न भागों में। पत्तियों से क्या होता है? पादप की अलग अलग शाखाओं में, तने में, जड़ों तक सब जगह जाता है। और ये किसका परिवहन करता है? भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। तो ये पूछ रहा है किसका? जाइलम का। तो जाइलम हो जाएगा मुख्य रूप से भोजन का परिवहन तो नहीं करता है, गैस विनिमय भी नहीं करता है, प्रकाश संश्लेषण भी नहीं, जल का परिवहन, जल और साथ में खनिज लवणों का परिवहन करवाता है। कौन है? जाइलम, जो कि पादपों में पाए जाने वाला क्या होता है? कि सहवन उत्तक होता है। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 15, सिंपल सा प्रश्न है कि बीज होते हैं वो सुषुप्त अवस्था का कारण क्या है? बीज होते हैं सुषुप्त अवस्था में जाते क्यों हैं? देखो, बीज बन गया पादप में, उसके बाद में वो बीज हाथों हाथ थोड़ी अंकुरित होता है। उसके बाद में वो कुछ समय के लिए, अब ये अलग अलग पादपों के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ के लिए ये हो सकता है कुछ घंटों के लिए हो, कुछ के लिए ये हो सकता है किसी दिन की बात हो, कुछ के लिए हो सकता है महीनों के लिए बात हो, और कुछ के लिए हो सकता है वर्षों की बात हो। कई बीज 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष बाद में भी दोबारा से अंकुरित हो जाते हैं। कई ऐसे उदाहरण भी देखने को मिले हैं कि एक बीज हमें देखने को मिला है 2000 साल बाद में अंकुरित हुआ है। इसका मतलब बीज होते हैं वो बनने के बाद में, और अंकुरित होने से पहले जो बीज का समय होता है उसे बोलते हैं सुषुप्त अवस्था। और उस समय ये एक तरीके से इनकी उपापचय क्रियाएं बहुत मंद पड़ जाती हैं। जैसे ही उनको अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी जिस भी समय, ये अंकुरित हो जाएंगे। तो सुषुप्त अवस्था में रहने का कारण यह है कि ये इंतजार करते रहते हैं कि किस समय अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो ये अनुकूल परिस्थितियों का क्या कर रहे होते हैं? इंतजार अर्थात प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। किस समय? सुषुप्त अवस्था के समय। तो इसका कारण हो जाएगा आपका प्रतीक्षा करना। जल की कमी नहीं होती है भाई, तापमान और प्रकाश सारी परिस्थितियां अनुकूल होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, क्वेश्चन नंबर 16। बीज का जो निर्माण होता है किससे होता है? यह तो अभी बताया था।
अंडाशय से बनता है फल, बीजांड से बनता है बीज, परागण होता है, परागकण होता है। ये तो आपके क्या करवाता है, निषेचन से पहले। तना इससे संबंधित ही नहीं है। तो अंडाशय से फल बनता है, बीजांड से बीज बनता है। ये बोल रहा है बीज का निर्माण किससे होता है, तो बीजांड से होता। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, 17वें नंबर का प्रश्न। फल का बाहरी भाग क्या कहलाता है? फल का बाहरी भाग क्या कहलाता है? देखो, फल होते हैं, जैसे ये फल मान लो, तो फल के जो हिस्से होते हैं, जैसे ये बीज, इसके अंदर तो हो गया मान लो बीज। आप आम के लिए ही मान लो कि आम की जो गुठली होती है ना, उस गुठली को भी खोलोगे तो उसके अंतर्गत एक बीज मिलता है। ये सबसे बाहर का आवरण है, बाहरी आवरण। ये बीज का मध्यम आवरण, ये अंदर का आंतरिक आवरण। ये आम के लिए बोल रहा हूं मैं। ये देखो, एक पतली सी परत होती है बाहरी आवरण, इसे हम बोलते हैं एक्जोकार्प। एक्जोकार्प। बीज का जो गुद्दा होता है, मांसल संरचना, जिसको हम खाते हैं आम के जिस हिस्से को, वो होता है मध्यम हिस्सा, जिसे हम बोलते हैं मीजोकार्प। क्या बोलते हैं? मीजोकार्प। और जब से सबसे आंतरिक हिस्सा, जो गुठली निकलती है ना, गुठली होती है, उसके बाहर की तरफ एक ऐसी लकड़ी की जैसी काष्ठीय संरचना होती है, उसके अंदर बीज होता है। उसको भी खोलोगे ना तो आप देखोगे तो गुठली है, उसके बाहर वाला जो आवरण है वो वास्तव में फल का ही हिस्सा है, बीज उसके अंदर है। उसको बजाकर देखना, उसके अंदर होता है, उसको खोलकर भी देख लेना। तो ये जो आंतरिक आवरण होता है, इसे हम बोलते हैं एंडोकार्प। और ये फिर बीज है, बीज इसके अंदर है। ये आम के लिए बोल रहा हूं मैं। तो ये बोल रहा है कि बीज के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, सबसे बाहरी भाग को, तो ये आ जाएगा एक्जोकार्प। तो एंडोकार्प तो हो गया सबसे अंदर ही अंदर का, मीजोकार्प हो गया बीज का, एक्जोकार्प हो गया सबसे बाहरी बाहर का, और पेरिकार्प होता है। ये पेरिकार्प कई बार क्या होता है कि ये तीनों की जगह एक विशेष संरचना उपस्थित होती है, जिसे पेरिकार्प कहा जाता है। तो ये भी नहीं होता, एक्जोकार्प इसे कहते हैं। और उसके बाद में है हमारा प्रश्न संख्या 18। यह भी कथन और कारण पर आधारित प्रश्न। कथन दे रखा है कि जो नारियल होता है उसका पानी एंडोस्पर्म है, भ्रूणपोष है। नारियल का जो पानी आप पीते हो वो एक प्रकार का तरल भ्रूणपोष है। कैसा है? तरल, जिसे आप पीते हो। और क्योंकि भ्रूणपोष का मुख्य कार्य होता है भोजन संग्रह करना, पोषक पदार्थों को इकट्ठा करना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना, तो उसके अंतर्गत पोषक पदार्थ होते हैं, इसी कारण उसको हम पीते हैं। तो सही बात है, यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है, बिल्कुल सही बात है। परिभ्रूणपोष में बहुत सारे पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, क्योंकि एंडोस्पर्म है, भ्रूण को पोषण प्रदान करना है, इस कारण ये आपका पोषक तत्वों से भरपूर होता है। तो पहली और दूसरी बात बिल्कुल सही है, और ये इस बात को बता भी रहा है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, अर्थात दोनों सही है। और कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। दोनों सही है लेकिन कारण सही व्याख्या नहीं करता है। देखो, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित भी हैं, और ये इस बात को सिद्ध कर रहा है, इसको बता भी रहा है, क्योंकि पोषक तत्वों से भरपूर है, इसी कारण ये एंडोस्पर्म है। तो ये गलत हो गया, कथन सही कारण गलत, ये गलत, आपका कथन गलत और कारण सही, ये भी गलत। इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से ये जो आज का हमारा एमसीक्यू सेशन था, उसका ये आज का लास्ट प्रश्न था। इसके बाद में आपके और जो टॉपिक बच रहे हैं, 2 टॉपिक विशेष रूप से बच रहे हैं, बाकी सभी टॉपिकों के जो बायोलॉजी का हमारा सिलेबस है, चाहे वो जूलॉजी का हो, चाहे से बॉटनी का हो, जो लैब असिस्टेंट का सिलेबस है, जिसमें से ज्यादातर टॉपिक हैं, वो तो हमने पूरे डिटेल में उनकी थ्योरी भी समझाई है, उनके एमसीक्यू भी समझाए। बाकी ये जो 3-4 टॉपिक थे, समय के अभाव के कारण, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत जल्दी है, 10 दिन 12 दिन का समय बच रहा है आपके पास,
तो उसके कारण से इनके एमसीक्यू हैं, लेकिन ये एमसीक्यू विशेष तौर से पूरे एकदम डिटेल के अंतर्गत एनालिसिस के साथ आपको समझाए गए हैं। बाकी आगे आने वाले वीडियो को जरूर देखें। हम ऐसी एमसीक्यू की 2 क्लास और लेकर आने वाले हैं जिसमें आपके प्रॉपर एक टॉपिक को पूरा समझाया जाएगा, तो उनको जरूर देखें। आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो है कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ में यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी लोगों तक ऐसे वीडियो हैं ये लगातार पहुंचते रहे। धन्यवाद।